नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। सौभाग्य की एक बात का। सौभाग्य की एक बात में आज रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान गुजरात के वडोदरा और कोलकाता के पास हावड़ा में हंगामा हो गया। रूस अब अपने परमाणु हथियारों के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं देगा। अमृतपाल का पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI से क्या कनेक्शन है? और सूत्रों के मुताबिक 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने का इंतजार कर रहे नीतीश कुमार कांग्रेस के रुख से निराश बताए गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रामनवमी के दौरान मचे बवाल पर कोलकाता के पास हावड़ा में रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा के बीच हंगामा हो गया। इस दौरान जहां यह हंगामा हुआ वहां पर आगजनी के साथ पथराव भी किया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी। हावड़ा के शिवपुरी इलाके में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा दिए। वहां से गुजरने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दे रही है। और इसके अलावा पुलिस की कई टीमें और गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग करने में जुटी हैं। साथ ही साथ ये देखिए वैन पुलिस की, कोलकाता पुलिस की भी पहुंच चुकी है। हावड़ा पुलिस के साथ ही कोलकाता पुलिस भी मैदान में उतरी है, क्योंकि रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहां के हालात तेजी से बिगड़ने लगे। और बताया जा रहा है कि जब कई हिंदू संगठन मिलकर शिवपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तभी उन पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। इसके बाद तो उस पूरे इलाके में बवाल मच गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इधर उधर भागते दिखे। इस दौरान कई गाड़ियां आग की भीषण लपटों में घिरी नजर आई। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस हंगामे की खबर मिलते ही वहां पुलिस के बड़े अधिकारियों समेत कई टीमें पहुंच गई। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह शांत कराने की कोशिश की। वहीं पुलिस के जवान लोगों को वहां से हटाने में जुट गए। इसके बाद हावड़ा के पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में पुलिस ने उस इलाके में मार्च किया ताकि फिर कोई हंगामा न हो। इधर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रामनवमी पर पुलिस की इजाजत न मिलने के बाद भी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने हिस्सा लिया और भक्ति गानों पर जमकर झूमे। शोभा यात्रा के दौरान कोई बवाल न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हुई। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के लिए कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस से इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए शोभा यात्रा निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कार्यक्रम से 2 दिन पहले हमको हमारी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। असल में पिछले साल जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान ही सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इसीलिए पुलिस ने इस बार इसे निकालने की अनुमति नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद हिंदूवादी संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली। उधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 गुटों के बीच झड़प हुई और इस दौरान लोगों ने पत्थरबाजी की और कई गाड़ियों में आग तक लगा दी, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों की भीड़ दिखी। कई लोगों के चेहरे पर नकाब भी नजर आया। वीडियो में लोग 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखे। पहले तो लोग एक बस और एक जीप को जोर जोर से हिलाकर पलटने की कोशिश करते दिखे। इसके कुछ सेकंड बाद भीड़ दोबारा वीडियो फ्रेम में दिखी और इस बार गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, डंडे से शीशे तोड़े गए और फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। एक बस समेत कई कार और मोटरसाइकिल को जला दिया गया, जिनमें 6 गाड़ी पुलिस की थी तो कई प्राइवेट गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के बाद इस इलाके में सड़कों पर सिर्फ पत्थर और जली हुई गाड़ियां दिखाई दी और उन जली हुई गाड़ियों को क्रेन की मदद से प्रशासन ने सड़क से हटाया। बताया गया कि देर रात 2 गुटों के लोगों में झड़प के बाद माहौल खराब हुआ, जिसने हिंसक रूप ले लिया। लेकिन फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। पूरे इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की गई। सड़कों पर गश्त कर पुलिस ने शांति कायम करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अब हालात पूरी तरह काबू में हैं। जो भी दंगाई थे, जो भी मिसचीफ करने वाले लोग थे, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। और इसके लिए पुलिस CCTV फुटेज के सहारे आरोपियों की पहचान में जुट गई है। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। मंदिर के भीतर छत धंसने की वजह से बड़ा हादसा हुआ, जो एक कुएं के ऊपर बनी थी, जहां रामनवमी के मौके पर हो रहे हवन में भारी भीड़ मौजूद थी। कुएं की छत अचानक धंस गई और लोग 40 फीट के गहरे कुएं में गिरते चले गए। 25 से 30 लोग थे जो उस पर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, वह सभी लोग नीचे चले गए। कुएं में गिरे लोगों को निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लकड़ी की सीढ़ियां डाली गई, फिर रस्सियों के सहारे 40 फीट गहरे कुएं से लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। जितने लोग कुएं से बाहर निकले, उन्हें फौरन एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। मंदिर के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। अपनों के सुरक्षित बाहर आने के इंतजार में कई लोग भावुक भी दिखे। लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में क्रेन बुलाने की भी मांग की, लेकिन मंदिर में जगह बहुत कम थी। ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ हम ऊपर से ये क्रेन्स डाल नहीं सकते। ऊपर से दोहरी मुसीबत ये थी कि कुएं में 4 से 5 फीट तक पानी जमा था, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम को थोड़ी देर के लिए रोकना भी पड़ा, क्योंकि कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ घंटे तक जनरेटर पंप चलाए गए।
और जब पानी निकल गया तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो पाया। रेस्क्यू का काम सावधानी के साथ जारी है क्योंकि प्रशासन कुएं में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की नजर है। हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और मुख्यमंत्री से पूरी जानकारी ली। लोगों के मुताबिक पहले ये बगीचा था जिसमें कुआं था और फिर नियमों की अनदेखी कर लापरवाही से कुएं को ढककर ऊपर मंदिर का निर्माण कराया गया। जो बावड़ी थी उसके ऊपर अवैध निर्माण करके मंदिर बनाया गया। कुएं के ऊपर कमजोर छत की वजह से यह हादसा हुआ। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जाँच के आदेश दिए हैं। उधर आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में रामनवमी के जश्न के दौरान आग लग गई और बताया गया कि भीषण आग वेणुगोपाल मंदिर में रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में लगी, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का गुबार दिखा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहां के वेणुगोपाल मंदिर में रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे, जो आग लगने के बाद जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखे। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, बांस और कपड़े से बना पंडाल पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस आग में मंदिर का कुछ हिस्सा भी चपेट में आ गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले तो पंडाल के एक हिस्से में आग लगी, जिसे बुझाया नहीं जा सका, जिसके बाद आग ने पूरे पंडाल को चपेट में ले लिया। इस बीच सीरिया के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने राजधानी दमिश्क में फिर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें सीरिया के 2 सैनिक घायल हो गए। इजराइल हाथ धोकर सीरिया के पीछे पड़ा है और बीते कुछ साल में सीरिया की सरकार के कंट्रोल वाले इलाकों में सैकड़ों हमले कर चुका है। और इस बार भी जब इजराइल ने आधी रात के बाद दमिश्क पर बम बरसाए तो जोरदार धमाकों ने लोगों की नींद उड़ा दी। सीरिया और इजराइल पड़ोसी हैं और इजराइल के पड़ोस में उसके दुश्मन ईरान के लड़ाके सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी सीरिया में उतारा हुआ है। हिजबुल्लाह इजराइल के पड़ोसी लेबनान का चरमपंथी संगठन है और वो भी इजराइल का दुश्मन है। यही बात इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल का मानना है कि ईरान सीरिया के बहाने उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। यही वजह है कि वो सीरिया पर हमले करते रहता है। इधर भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को बैन किया जा चुका है, लेकिन अब इस एक्शन के बाद भारत के लोग इस अकाउंट से किए जाने वाले ट्वीट नहीं देख सकेंगे। इससे पहले 2022 में भी पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन किया गया था। उधर ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक रूस ने एक बार फिर स्वीडन और फिनलैंड को खुली धमकी दी कि वो नेटो में शामिल होने का सपना देखना छोड़ दें, नहीं तो दोनों को रूस के हमले का सामना करना पड़ेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी लगा रखी है, लेकिन रूस नहीं चाहता कि उसके बगल में बैठे ये दोनों देश नेटो में शामिल हों, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर नेटो रूस के सीने पर आकर बैठ जाएगा, जो पुतिन को किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। इसीलिए वो तभी से दोनों देशों को धमका रहे हैं जब से उन्होंने नेटो में सदस्यता की अर्जी लगाई है। और एक बार स्वीडन और फिनलैंड को रूसी हमले का डर दिखाया गया जब स्वीडन में रूस के राजदूत ने उसकी राजधानी स्टॉकहोम में बैठकर ही दोनों देशों को चेतावनी दे दी और साफ कह दिया कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने का सपना छोड़ दें। और दोनों ने ऐसा नहीं किया तो फिर उन्हें रूस के हमले से कोई बचा नहीं पाएगा, जिसके बाद स्वीडन ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया और उन्हें ये नसीहत दी कि रूस की इस तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों देश रूस की चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से रूस ने पश्चिमी देशों को ठेंगा दिखाते हुए यूक्रेन पर वार किया, वो स्वीडन और फिनलैंड को भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद दोनों देश रूस के पड़ोस में हैं और फिनलैंड तो रूस के साथ एक लंबी जमीनी सीमा भी साझा करता है। यही वजह है कि दोनों पर रूस के हमले का खतरा बना हुआ है, इसीलिए दोनों नेटो का सदस्य बनना चाहते हैं। लेकिन तुर्की ने फिनलैंड की अर्जी पर अड़ंगा लगा रखा है, तो हंगरी ने स्वीडन की अर्जी रोक रखी है। और जब तक नेटो के सभी 30 सदस्य राजी नहीं होंगे, स्वीडन और फिनलैंड का नेटो का सदस्य बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इस बीच चीन से मिल रही धमकियों के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गई। वो अमेरिका समेत कई देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। और साई इंग-वेन के न्यूयॉर्क पहुंचते ही वहां रहने वाले ताइवान के समर्थकों का जोश हाई हो गया। ताइवान की राष्ट्रपति को जिस होटल में ठहराया गया, उसके बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई, जो साई इंग-वेन के समर्थन में नारे लगाने लगी। इस दौरान कई लोग अपने हाथों में ताइवान और अमेरिका के झंडे लिए नजर आए। वहीं कुछ लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे का स्वागत किया गया।
तो कई लोगों ने उन पोस्टरों के जरिए चीन पर निशाना साधा, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा करें। असल में चीन अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ रही दोस्ती से घबराया हुआ है। उसका कारण ये है कि अमेरिका ताइवान के लिए ढाल बना हुआ है, जिस वजह से चीन अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पा रहा है और वो ताइवान को अपनी जागीर समझता है और उस पर कब्जा करने की फिराक में है, जिसके लिए उसने हर हथकंडा अपना लिया। चीन ने ताइवान के नजदीक कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल की। इसके अलावा कई बार ताइवान की सीमा में उसके लड़ाकू विमानों, खतरनाक ड्रोन और जंगी जहाजों ने घुसपैठ करके भी देख लिया। लेकिन ताइवान पर चीन की इन हरकतों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ताकत अमेरिका बना हुआ है, जिसने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसे बचाने के लिए उस युद्ध में कूद जाएगा। मतलब चीन हमला तो ताइवान पर करेगा, लेकिन उसे जंग अमेरिका से लड़नी होगी। इसी वजह से चीन अब तक अपनी उम्मीदों को दबाकर बैठा है, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे ने उसके गुस्से की आग को फिर से भड़का दिया। और चीन ने ये धमकी दे दी कि ताइवान का ये कदम उकसाने वाला है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका को भी चेतावनी दी कि वो उसकी वन चाइना पॉलिसी में ना पड़े, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति अपने अमेरिकी दौरे में वहां की संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मुलाकात करेंगी, जिसका चीन भारी विरोध कर रहा है। चीन को डर है कि अगर अमेरिका उसके और ताइवान के बीच से नहीं हटा तो उसका कब्जे का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। वो पिछले साल भी अमेरिका पर बौखला गया था, जब अमेरिकी संसद की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर पहुंची थी। इधर चीन के एक रक्षा संगठन की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आने के बाद अब माना जा रहा है कि शी जिनपिंग जल्द अमेरिका से हिसाब बराबर करने की फिराक में है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उसने बीते साल दक्षिण चीन सागर में अपनी मिलिट्री ऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ा दिए, जबकि अभी तो अमेरिका और चीन के बीच जंग चल भी नहीं रही, लेकिन फिर भी अमेरिका के तेवर ऐसे हैं मानो युद्ध वाकई शुरू हो चुका हो। चीन के रक्षा संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका ने अपने विमानों और जंगी जहाजों को लेकर पनडुब्बियां तक दक्षिण चीन सागर में काम पर लगाई हुई हैं। सबूत के तौर पर डेटा भी पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में अमेरिका के बड़े जासूसी विमानों ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर लगभग 1000 बार उड़ानें भरी। यहां तक कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों को भी दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाकों में कम से कम 13 बार देखा गया। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। चीन के संगठन ने दावा किया कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन को कई बार जंग के लिए उकसाया और चीन पर बेहद करीब से नजर बनाए रखी। चीन के रक्षा संगठन ने दावा किया कि अमेरिका की सेना का रवैया दिन ब दिन आक्रामक होता जा रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। उसने वहां पर कई आर्टिफिशियल टापू बनाकर उन पर अपने मिसाइल बेस भी तैयार कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता, इसलिए उसकी सेना दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाती रहती है और दोनों देश वहां भिड़ते रहते हैं। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि चीन में लड़ाकू विमानों ने उड़ाने के लिए पायलटों की कमी हो गई है और खबर है कि इसीलिए चीन की नौसेना अब स्कूल के बच्चों की भी भर्ती करने लगी। असल में चीन की नौसेना के पास लड़ाकू विमानों का अच्छा खासा बेड़ा है, लेकिन दावा है कि अब इस बेड़े पर संकट ये है कि इसमें पायलटों की कमी हो गई, यानी चीन की नौसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाले पायलट कम पड़ गए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इसीलिए कई स्कूलों से बच्चों की भर्ती की जा रही है। दावा है कि इसी महीने वहां नौसेना में 15 से 16 साल के करीब 4500 लड़कों की भर्ती की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब नए भर्ती किए गए लड़ाकों को लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बीच चीन का स्पेस प्रोग्राम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में खलबली मच गई है और अमेरिका के स्पेस ऑपरेशन के चीफ ने पिछले महीने ये माना भी था कि अंतरिक्ष में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है, क्योंकि चीन ने स्पेस में वो क्षमता हासिल कर ली है जिसकी बदौलत वो जमीन, आसमान और पानी में अमेरिका की सेना को ढूंढकर उस पर अटैक कर सकता है। दावा किया गया कि चीन ऐसे हथियार बनाने में लगा है जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन को चौपट कर सकते हैं। इनमें अमेरिका की सैटेलाइटों को तबाह करने वाली मिसाइलें भी हैं और सैटेलाइट सेंसरों को खराब करने वाले खास लेजर भी हैं। इधर मुंबई में एक्टर सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें एक पत्रकार से बदसलूकी के आरोप में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने के लिए समन्स भेजे गए थे, जिसे एक्टर सलमान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी। साथ ही अंधेरी कोर्ट की तरफ से भेजी गई अर्जी को भी रद्द कर दिया गया। अब सलमान खान को इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। उधर यूक्रेन की जंग में अब तक सिर्फ परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब रूस और अमेरिका एक ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हुआ ये है कि अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए रूस ने कह दिया कि वो भी अपने परमाणु हथियारों के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं देगा।
और इसी के साथ रूस ने परमाणु बमों से लैस अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स के साथ मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी। रूस के उप विदेश मंत्री ने रूस की न्यूज एजेंसियों को बताया कि रूस ने अमेरिका के साथ अपने परमाणु हथियारों से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी शेयर करनी बंद कर दी है। यहाँ तक कि रूस अपने प्लान्ड मिसाइल टेस्टों के बारे में भी अमेरिका को नोटिस नहीं देगा। जबकि अगर अमेरिका और रूस किसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च करते हैं तो एक दूसरे को पहले ही बता देते हैं। दोनों देश ऐसा आज से नहीं बल्कि शीत युद्ध के वक्त से करते आ रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरा देश मिसाइल टेस्ट को खुद पर हमला समझकर कहीं परमाणु बम न चला दे। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या रूस अब बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट की जानकारी भी साझा नहीं करेगा, लेकिन रूस ने इतना जरूर साफ किया कि उसके फैसले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो अपने परमाणु हथियारों की जानकारी रूस को नहीं देगा। लेकिन अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले महीने पुतिन ने रूस और अमेरिका के बीच 2010 में हुई एक परमाणु संधि को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया था। और संधि थी न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच हुआ ऐसा सुरक्षा समझौता है जो कि दोनों देशों के परमाणु हथियारों पर कुछ लिमिट लगाता है। इस संधि के तहत रूस और अमेरिका एक दूसरे की न्यूक्लियर साइटों का दौरा भी कर सकते हैं। लेकिन पुतिन ने कहा कि जब अमेरिका यूक्रेन में रूस को हराने की कसम खाए बैठा है तो फिर रूस कैसे उसे अपने परमाणु हथियारों की इंस्पेक्शन करने की इजाजत दे दे। हालांकि तब रूस ने कहा था कि वो परमाणु संधि से निकल नहीं रहा और अमेरिका को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्टों की जानकारी भी देता रहेगा। लेकिन उसके उप विदेश मंत्री के बयान ने खलबली मचा दी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने दावा किया कि उसके यूक्रेन में पहली बार अमेरिकी स्मार्ट बम को नाकाम कर दिया, जिससे यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जेलेंस्की की सेना अब जंग में अमेरिका के GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब से उस पर हमले कर रही है। इस बम को बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसकी मारक क्षमता अचूक है। इस बम से 150 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। GPS से लैस ये घातक हथियार किसी भी मौसम में दुश्मन की सेना को धूल चटा सकता है। यही नहीं, GLSDB को टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माना जाता है। लेकिन अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। बताया गया कि रूसी फौज ने अमेरिका के स्मार्ट बम को हवा में ही ढेर कर दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में सच्चाई है तो यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका के इस बम से जेलेंस्की की फौज को काफी उम्मीदें हैं। लेकिन रूस ने न सिर्फ इस स्मार्ट बम को नाकाम करने का दावा किया बल्कि उसने यूक्रेन के हाइमार्स से किए गए हमलों को भी नाकाम करने की बात कह दी। हालांकि रूस की सेना ने अमेरिका के स्मार्ट बम को यूक्रेन के किस इलाके में ढेर किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पहली पत्नी जमाइमा गोल्डस्मिथ का ये आरोप है कि उनके घर में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की। उन्होंने इस घटना की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिसमें 2 लोग उनके घर के यार्ड में नजर आए, जिसकी सूचना इमरान खान की पूर्व पत्नी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने फौरन पुलिस को दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उन लोगों की तस्वीरें शेयर कर दी और लोगों से मदद की अपील की। उधर पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक रमजान के महीने में पाकिस्तान में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और पाकिस्तान में रमजान 23 मार्च को शुरू हुआ था, यानी एक हफ्ते के भीतर ही वहां पर मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ ने 11 लोगों की जान ले ली। और इस भगदड़ की वजह यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी रमजान के महीने में खाने के लिए तरस रही है। वहाँ आटे की ऐसी किल्लत हो गई है कि उसके लिए सड़कों पर मारामारी मची है। आटे की एक बोरी भी पाने के लिए लोग अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से दिए जा रहे मुफ्त आटे के लिए वहाँ संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि मुफ्त आटा बांटने के लिए बनाए गए कैंपों पर लोग टूट पड़ रहे हैं। वहाँ सुबह से ही हजारों लोगों की लाइन लग रही है और आटे की बोरी पाने की कोशिश में वहाँ भगदड़ मच रही है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इस भगदड़ में अब तक वहाँ कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि रमजान के महीने में शहबाज शरीफ सरकार की मुफ्त आटा बांटने की योजना बुरी तरह फेल साबित हो गई और खबर के मुताबिक खाने पीने की आसमान छूती कीमतों की वजह से वहां के लोगों को रोजा रखने में मुश्किलें आने लगी। ऊपर से वहां बढ़ती बेरोजगारी ने लाखों लोगों की जेब खाली कर दी है। और ऐसे ही लोगों को रमजान के महीने में रोटी देने के लिए शहबाज सरकार ने मुफ्त आटा बांटने का ऐलान किया। उसे उम्मीद रही होगी कि लोग आटा पाकर उसकी वाहवाही में जुट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोग शहबाज शरीफ सरकार को और बुरी तरह कोसने लगे। असल में जहां भी मुफ्त आटा बांटने के कैंप लगाए जा रहे हैं वहां हजारों लोगों की भीड़ जुट रही है, जबकि आटे की बोरियां भीड़ के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। इसीलिए लोग पहले बोरी पाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। और खबर के मुताबिक वहां के पंजाब प्रांत में 4 जिलों साहिवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और उकारा में एक हफ्ते में मची भगदड़ में 2 महिलाओं समेत कुल 11 लोगों की मौत हो गई।
और पाकिस्तान सरकार ने भी माना कि मारे गए ये सभी लोग मुफ्त आटा लेने पहुंचे हुए थे, जहां पर रमजान के महीने में रोटी की जगह इन लोगों के हिस्से में मौत आई। लेकिन शहबाज सरकार की किरकिरी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही है, बल्कि लोग उसे तब और ज्यादा कोस रहे हैं जब जान पर खेलकर मिली आटे की बोरियों से सड़ा हुआ आटा निकल रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों से ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें लोग मुफ्त आटे की बोरियों में सड़ा हुआ आटा और गेहूं मिलने की शिकायत करते दिखे, जबकि कई इलाकों में मुफ्त आटे की बोरियां ही लूटी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पेशावर में आटा बांटने पहुंचे ट्रक को वहां मौजूद भीड़ ने लूट लिया। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह की लूट और भीड़भाड़ से बचने के लिए ज्यादा केंद्र बनाने और आटा बांटने का समय बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन लगता नहीं कि इससे रमजान में आटे के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर उतारे लोगों की मुसीबत कम होगी। इस बीच इजराइल की सरकार की तरह पाकिस्तान की सरकार ने भी अपने यहाँ न्यायपालिका को कुचलने का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत कम करने वाला एक बिल पास कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने चीफ जस्टिस के विशेष अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस के अधिकारों को कम करने का समर्थन किया। असल में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस किसी भी मुद्दे पर अपनी मर्जी से एक्शन ले सकता है और जजों की बेंच को भी अपने हिसाब से बना सकता है। इसके बाद सरकार जो बिल लाई उसके तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच को गठित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ 2 वरिष्ठ जज भी होंगे। उधर इंडोनेशिया के लामपुंग प्रांत में एक ही दिन में एक ज्वालामुखी के 4 बार फटने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां आसमान में उसकी राख तेजी से फैलने लगी, जिसकी वजह से लोगों को ज्वालामुखी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, आसमान में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ज्वालामुखी से उठने वाली राख धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल गई। आसमान में करीब 2500 मीटर तक ज्वालामुखी की राख ने कब्जा जमा लिया। ज्वालामुखी का ये रूप देख आसपास रहने वाले लोग सहम गए। प्रशासन ने ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को उससे दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। इस बीच पोप फ्रांसिस की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रोम के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो डॉक्टरों की निगरानी में है। वेटिकन ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक पोप फ्रांसिस अस्पताल में ही रहेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से पोप फ्रांसिस के लिए दुआ मांगने की अपील की। इधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के बीच बढ़ती हिंसा पर तुर्की ने इशारों में इजराइल को चेतावनी दे दी। राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने साफ साफ कहा कि फिलिस्तीन को तुर्की की तरफ से हर तरह का समर्थन मिलता रहेगा। यानी तुर्की ने नाम लिए बिना इजराइल को सीधी सीधी चेतावनी दे दी। उसने जता दिया कि अगर इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन के लोगों पर हमले होते रहे तो इजराइल और तुर्की के रिश्ते में दरार पड़ सकती है, और इतना बड़ा रिस्क इजराइल नहीं उठा सकता, क्योंकि तुर्की और इजराइल के रिश्तों पर बीते 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से बर्फ जमी थी और पिछले साल ही दोनों के बीच बड़ी मुश्किल से राजनीतिक रिश्ते बहाल हुए हैं। लेकिन इस बीच एक दिन पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने एर्दोआन को फोन मिला दिया और तुर्की के राष्ट्रपति ने भरोसा दिया कि चाहे तुर्की इजराइल के साथ अपने रिश्ते दोबारा शुरू कर चुका हो, लेकिन वो फिलिस्तीन से अपनी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं भूला है। इसलिए रेजिप ताइप एर्दोआन ने कहा कि उनका देश हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और इजराइल के साथ फिलिस्तीन की भी आजादी की मांग का समर्थन करता रहेगा। तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है, इसलिए तुर्की फिलिस्तीन की अलग देश की मांग के हक में रहा है। वहीं इजराइल एक यहूदी देश है और फिलिस्तीन के साथ उसका बरसों से जमीन का विवाद है। हालांकि इजराइल से भी तुर्की के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन रेजिप ताइप एर्दोआन फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक हैं। इस वजह से उनके तुर्की की सत्ता संभालने के बाद इजराइल और तुर्की के रिश्ते खराब हुए हैं। उधर अजरबैजान में ईरान के पूर्व राजदूत ने आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान से दुश्मनी निकालने के लिए इजराइल उसके पड़ोस में आग लगाने में लगा है, ताकि ईरान को उसके पड़ोसियों की लड़ाई में उलझाकर इजराइल मौका देखते ही उस पर वार कर दे। ईरान की परेशानी यह है कि उसकी सीमा आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से लगती है, इसलिए अगर आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग होती है तो ईरान तक भी उसकी आंच पहुंचेगी ही। यही वजह है कि वो अपना पाला चुन चुका है। इस लड़ाई में वो आर्मेनिया की हिफाजत करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन इजराइल के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो न तो आर्मेनिया का पड़ोसी है और न ही अजरबैजान का, पर वो अजरबैजान का पुराना साथी है। इजराइल अजरबैजान का बड़ा हथियार सप्लायर है। इसी वजह से ईरान इजराइल पर अजरबैजान को अपना मोहरा बनाने का आरोप लगाता रहता है। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास धमाके के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के लिए पुलिस ने FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाया।
जिसने घटना वाली जगह पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली। तलाशी अभियान में खोजी कुत्ते और ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई। इस दौरान पाकिस्तान सीमा से करीब 3 किलोमीटर पहले सन्याल पुलिस चौकी के पास खेतों में एक ग्रेनेड मिला, जिसे जांच टीम अपने साथ ले गई। अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे एक लाइव ग्रेनेड भी सीज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात 9:30 बजे के करीब विस्फोट की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस की एक टीम धमाके वाली जगह पर पहुंच गई। रात में ही पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया गया कि विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। उधर रूस के खिलाफ युद्ध में पोलैंड खुलकर यूक्रेन का साथ देने लगा है। टैंकों और विमानों के बाद अब उसने यूक्रेन को तोप के गोले देने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए पोलैंड ने गोले तैयार करने की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया, जिसमें सरकारी और निजी दोनों कंपनियां शामिल होंगी, ताकि गोले बनाने के काम में तेजी आए और यूक्रेन को गोले बारूद की कमी न हो सके। यूक्रेन को सप्लाई के काम में तेजी लाने के लिए पोलैंड के प्रधानमंत्री खुद उन फैक्ट्रियों में पहुंच गए, जहां सिर्फ यूक्रेन भेजने के लिए गोले तैयार होंगे। पिछले ही हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 1 साल के भीतर करीब 10 लाख गोले देने का लक्ष्य तय किया था। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि खराब एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद नाराज हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के दौरान मदद के तौर पर यूरोप के देशों ने भेजे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें मिले कई एयर डिफेंस सिस्टम पुराने हैं और उनमें बार बार खराबी आ रही है, जो जंग के दौरान उनके सैनिकों के लिए मुसीबत बन गए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यूरोप के उन देशों का नाम नहीं लिया जिसने खराब एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजे, क्योंकि रूस के साथ युद्ध लड़ रही ज़ेलेंस्की की सेना को अभी और हथियारों की जरूरत है, जिसके लिए वो पूरी तरह से यूरोप पर ही निर्भर हैं। और वो कई बार इन देशों से इनकी मांग भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में अमेरिका जल्द ही पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने वाला है, जिसके लिए वो जनवरी से ही यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका के अलावा जर्मनी और होलैंड भी यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है, जो रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि पेट्रियट वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवाई हमले से निपटने में सेना की मदद करता है। और ये इतना ताकतवर होता है कि रास्ते में आने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या दुश्मन के मिसाइल को भी मार गिराता है। इसकी रेंज 150 से 190 किलोमीटर तक है, मतलब वो इतनी दूरी तक आसमान में देख सकता है, खतरे की पहचान कर सकता है और उसे तबाह कर सकता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम में एक है, यानी अगर ये यूक्रेन को मिल गया तो उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उधर रूस के मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद के नाम पर पुराने पड़ चुके चैलेंजर 2 टैंक थमा दिए। 3 दिन पहले ही ये टैंक ब्रिटेन से यूक्रेन पहुंचाए गए थे, लेकिन रूस के मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के लिए ये टैंक बेकार पड़ चुके थे, इसलिए उसने इसकी सप्लाई ज़ेलेंस्की की सेना को कर दी। दावा है कि चैलेंजर 2 टैंकों को ब्रिटेन की सेना से 2019 में ही हटा देने की सिफारिश की जा चुकी थी। ये टैंक वहां की फौज में 1998 में शामिल किए गए थे, लेकिन तब से बिना किसी बड़े बदलाव के इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में जब इनको हटाने की नौबत आई तो ब्रिटेन ने बेचने की भी कोशिश की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला, जिसके बाद वो चैलेंजर 3 नाम से नए टैंक बनाने में जुट गया। और इसी आधार पर रूस की मीडिया में दावा किया गया कि यूक्रेन की मदद कर ब्रिटेन ने अपनी वाहवाही भी करवा ली और उसे अपने पुराने पड़ चुके चैलेंजर 2 टैंक भी थमा दिए, जिसकी पहली खेप 3 दिन पहले ही भेजी गई। इधर अमेरिका की एक जिला अदालत ने H-1B वीजा वालों को बड़ी राहत दी। इस मामले में एक याचिका दायर कर पुराने नियमों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे मानते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि अब विदेशों से अमेरिका में H-1B वीजा के तहत काम करने के लिए आने वाले लोगों के जीवन साथी यानी उनके पति या पत्नी भी अमेरिका में काम कर सकेंगी। इनमें बड़ी तादाद में भारतीय भी शामिल हैं। उधर किम जोंग उन ने दुनिया को अपने नए परमाणु हथियार दिखा दिए। उत्तर कोरिया के मीडिया की तरफ से परमाणु हथियारों की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिनमें किम जोंग उन अलग अलग तरह की मिसाइलों को देखते नजर आए। उनके आसपास छोटी और बड़ी मिसाइलों का ढेर दिखाई दिया। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने परमाणु मिसाइलों से लैस एक हथियार गोदाम का दौरा किया, जिसका मकसद दुनिया को अपनी परमाणु मिसाइलों की ताकत को दिखाना था। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ छोटी परमाणु मिसाइलें बनाई हैं। ऐसी मिसाइलें जो दिखने में तो छोटी हैं, लेकिन ऐसी तबाही मचा सकती हैं जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। यानी किम जोंग उन ने दुश्मन देशों को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है और 2 दिन पहले ही उन्होंने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया था, ताकि खतरनाक परमाणु हथियारों से दुश्मन देशों को डराया जा सके। असल में उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। किम जोंग उन लगातार अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका उनकी धमकियों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा। यही वजह है कि किम उसे डराने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण करने से पीछे नहीं रहे। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया की सेना ने पानी के नीचे परमाणु हमले करने की ताकत रखने वाले खतरनाक ड्रोन के सफल परीक्षण करने का भी दावा किया,
लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने उसके इस दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के परमाणु हथियार के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी ताकत दिखाई। दोनों देशों की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया के पोहांग इलाके में समंदर किनारे अभ्यास किया, जिसमें नौसेना के 30 जहाजों, वायुसेना के 70 विमानों और 50 बख्तरबंद गाड़ियों को शामिल किया गया। सैनिकों ने समंदर में एक साथ गोले दागकर अपनी ताकत का टेस्ट किया। अभ्यास के दौरान दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिकों ने समुद्री सीमा को सुरक्षित करने और दुश्मन पर हमला करने की प्रैक्टिस की। Is designed for the combined defense of the Korean Peninsula. इस दौरान दोनों देशों के नौसैनिकों ने दुश्मन को समंदर में डुबोकर मारने का अभ्यास किया, तो वहीं एयरफोर्स ने सटीक हवाई हमले करने की अपनी ताकत को परखा। वहीं उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जो वहां की सेना के पुराने पड़ चुके हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे, जिसके लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने एक बजट मंजूर किया, जिसके जरिए अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग से करीब 20 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। बताया गया कि दोनों देशों के बीच ये डील 2028 तक पूरी होगी। चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया का तनाव चरम पर है। अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से बौखलाए किम जोंग उन लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से दक्षिण कोरिया भी तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसी कड़ी में वो कार्गो हेलीकॉप्टर चिनूक का सौदा करने वाला है, जो न केवल मुश्किल हालात में भी सैनिकों को हथियार समेत एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचाने में सक्षम है, बल्कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये हेलीकॉप्टर काफी मददगार है। इधर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और भाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें 3 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया। इस मामले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई को भी कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया, क्योंकि नवाजुद्दीन ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया। उधर पाकिस्तान की मीडिया ने यह दावा किया कि पाकिस्तान अब तक रूस से कच्चा तेल आयात करने का इंतजाम नहीं कर पाया है, क्योंकि रूस से हुई डील के तहत उसे एक ऐसी कंपनी बनानी थी जो रूस से आने वाले तेल से जुड़ा हुआ पूरा लेखा जोखा रखती, लेकिन कंपनी बनाना तो दूर, पाकिस्तान सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को रूस का कच्चा तेल मिलने में देरी हो रही है। यही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया में शहबाज सरकार की इस मामले से जुड़ी एक और हरकत की वजह से भद पिटी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ने रूस से कच्चे तेल की डील की, तो वहीं दूसरी ओर उसने यूरोप के रास्ते यूक्रेन को हथियार बेचने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की मीडिया में खबर चली कि यूक्रेन तक हथियार अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी के जरिए भेजे गए, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने एक हाथ से रूस से डील की और दूसरे हाथ से यूक्रेन को हथियार बेचे, जिसकी वजह से पुतिन का पारा चढ़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन को जो हथियार पाकिस्तान से मिले उनका इस्तेमाल वो रूस के खिलाफ करेगा। पाकिस्तान चाहता था कि रूस भारत की तरह उसे भी सस्ता कच्चा तेल दे, लेकिन वो ये भूल गया कि उसकी फितरत ऐसी नहीं होने देगी, क्योंकि भारत ने रूस से तेल लेने का फैसला अपने दम पर लिया था, जबकि पाकिस्तान कोई भी फैसला खुद लेने के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया में खबर उछली कि अमेरिका ने शहबाज सरकार से कहा था कि वो तेल से जुड़ी कोई भी डील करने से पहले मोल भाव कर ले। हालांकि उसने रूस का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका का इशारा रूस की ओर ही था, जिसकी वजह से पाकिस्तान रूस से तेल आयात करने में टाल मटोल करने लगा और उसने रूस से तेल आयात करने की योजना पर काम भी करना बंद नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने रूस से वादा किया था कि वो कच्चे तेल के आयात के लिए एक नई स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी स्थापित करेगा, और ये कंपनी पाकिस्तान में रूस के कच्चे तेल के आयात के लिए जिम्मेदार होगी। यही नहीं, कंपनी तेल के आयात और भुगतान से संबंधित सभी मामलों को भी संभालने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस काम को पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठाया और पाकिस्तान का सस्ता कच्चा तेल खरीदने का सपना टूटने की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि जैसे पुतिन के तेवर हैं, उस हिसाब से वो यूक्रेन की मदद करने वाले पाकिस्तान को मिट्टी में तो मिला सकते हैं, लेकिन उसे सस्ता तेल नहीं दे सकते। इस बीच ताइवान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को 1000 ड्रोन भेजने की बात से साफ इनकार कर दिया। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि क्राइमिया पर हमला करने के लिए ताइवान ने ज़ेलेंस्की को आत्मघाती ड्रोन का जखीरा भेजा है, ताकि यूक्रेन की सेना उस क्राइमिया पर हमला बोल सके जिसे पुतिन अपनी शान समझते हैं। काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन के इस हिस्से पर 2014 में पुतिन ने कब्जा कर लिया था और तभी से वो इसका इस्तेमाल हथियार डिपो की तरह कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया को रूस से छीनने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और नेटो से मिले खतरनाक हथियारों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया पर हमले बोल रही है। कुछ रोज पहले भी यूक्रेन ने उत्तरी क्राइमिया के शहर ज़ंकोई को निशाना बनाया था।
जेलेंस्की की फौज ने वहां के रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को ड्रोन से मिसाइल दागकर उड़ा दिया था। और हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया था कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में रूस की घातक मिसाइलें कलिब्र थी जो ड्रोन हमले में तबाह हो गई। मतलब यूक्रेन की सेना क्राइमिया को हासिल करने के लिए वहां लगातार अटैक कर रही है और उन हमलों के जरिए जेलेंस्की पुतिन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि क्राइमिया अब उनके पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला। पिछले महीने ही ये खबर आई थी कि क्राइमिया को फिर से हासिल करने के लिए जेलेंस्की अमेरिका के साथ मिलकर एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया था कि बाइडेन क्राइमिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन को खतरनाक हथियार देंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि ताइवान ने भी जंग में यूक्रेन को 1000 आत्मघाती ड्रोन भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल वो क्राइमिया पर हमले के लिए करने वाला है। लेकिन इस दावे को ताइवान के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। ताइवान की तरफ से ये साफ किया गया कि उसने यूक्रेन की मदद के लिए आत्मघाती ड्रोन नहीं भेजे हैं, जबकि दावा यह किया जा रहा था कि ताइवान ने 100 और 200 नहीं बल्कि 1000 आत्मघाती ड्रोन जेलेंस्की की सेना के लिए भेजे हैं, जो ईरान के ड्रोन शाहिद 136 की तरह ही मिसाइलों की बारिश करने के साथ साथ खुद भी एक बम की तरह टारगेट पर फट जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के ये ड्रोन झुंड में हमला करते हैं, जिससे दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर हमला करने के लिए ताइवान के इस आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब ताइवान ने यूक्रेन को ड्रोन भेजने की बात से ही पल्ला झाड़ लिया। इधर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाकर कोलकाता में 2 दिन से धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी केंद्र से मिलने वाले फंड पर राज्य के लोगों को गुमराह कर रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि केंद्र पश्चिम बंगाल की मदद करने में कोई फर्क नहीं करता। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में रामनवमी के दिन ममता के धरना देने पर भी सवाल उठाए। उधर चीन और उत्तर कोरिया से तनाव के बीच जापान अपने लड़ाकू विमानों के पायलटों को युद्ध के गुर सिखाने की तैयारी में है। जापान को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया इन दिनों उसके लिए बड़ा खतरा बन गए हैं, जो पिछले कई महीनों से जापान को डराने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। इसी वजह से जापान सागर में हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है, जिससे जापान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। इन हालातों को देखते हुए जापान ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों के पायलटों को युद्ध की बारीकियों को सिखाने का फैसला लिया, ताकि आने वाले दिनों में अगर जंग के हालात बने तो जापान इसके लिए तैयार रहे। जानकारी के मुताबिक कनाडा का एक सैन्य संस्थान इस काम में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जापान की मदद करेगा, यानी डिजिटल तरीके से जापान के पायलट युद्ध के गुर सीखेंगे। इसके साथ ही जापान ने इस साल के लिए अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 6.8 ट्रिलियन येन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,25,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। और ये पहला मौका है जब जापान रक्षा क्षेत्र में इतना पैसा लगा रहा है, क्योंकि अब तक उसकी नीति हथियारों को सीमित करने की रही है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद दुनिया के हालात तेजी से बदल गए। रूस के बाद जिन देशों के मन में अपने दुश्मनों के खिलाफ आग थी वो भी भड़कने लगी। इसी कड़ी में चीन ने भी जापान को डराना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों देशों के बीच जापान सागर में कुछ द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। चीन का गुस्सा तब और भड़क गया था जब हाल ही में जापान ने अमेरिका के साथ हथियारों की बड़ी डील कर ली थी, जिसके मुताबिक अमेरिका जल्द ही जापान को अपने खतरनाक लड़ाकू विमान, मिसाइलें और जंगी ड्रोन देगा, ताकि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। इधर दिल्ली में कोरोना ने फिर पैर पसारने शुरू कर दिया। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 300 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने के बाद पहली बार कोरोना वायरस का आंकड़ा एक दिन में 300 पहुंचा। यहां एक दिन में कोरोना के 2160 टेस्ट करवाए गए। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 806 है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के प्रधानमंत्री ने पुतिन की मदद के लिए वैगनर ग्रुप की ही तरह एक और ग्रुप तैयार कर दिया, ताकि रूसी सेना किसी भी सूरत में जंग में कमजोर ना पड़े। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया के प्रधानमंत्री ने भाड़े के लड़ाकों का एक ग्रुप बनाकर उसे यूक्रेन के खैरसोन में जंग लड़ने के लिए भेज दिया। बताया गया कि उन्होंने इसके लिए एक वैगनर ग्रुप के ऐसे पुराने कमांडर की मदद ली जिसके पास करीब 300 लड़के हैं। खबर के मुताबिक ये ग्रुप भी वैगनर के लड़ाकों की तरह कहर बरपाने की ताकत रखता है, क्योंकि दावा है कि जो लड़ाके इसमें शामिल हैं वो कभी वैगनर ग्रुप के लिए काम करते थे। असल में रूस और यूक्रेन की जंग को अब 1 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन ये जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रही हैं।
लेकिन यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में अब तक उसने रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को ढेर किया है और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मौजूदा समय में रूसी सेना जवानों की कमी से जूझ रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि बखमूत में उसने अब तक वैगनर ग्रुप के सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि इसीलिए रूसी सेना के साथ साथ वैगनर ग्रुप भी जवानों की कमी से जूझ रहा है। खबर है कि इसीलिए क्राइमिया के प्रधानमंत्री ने खतरनाक लड़ाकों का नया ग्रुप बनाया ताकि रूसी सेना को मजबूती दी जा सके। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और नए संसद भवन में चल रहे काम को देखा। इस दौरान उन्होंने वहां काम कर रहे मजदूरों से मुलाकात भी की। यही नहीं, उन्होंने दोनों सदनों में जाकर वहां का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन में 1 घंटे से ज्यादा देर तक रुके। इस बीच ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सलाह को ठुकरा दिया और बाइडेन ने नेतन्याहू को नसीहत दी थी कि वो न्यायिक सुधार बिल पर अपने कदम पीछे खींच लें, क्योंकि इजराइल में इस बिल के खिलाफ कई महीनों से जोरदार प्रदर्शन जारी है। बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे लोग न्यायिक सुधार बिल को लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस बिल के जरिए नेतन्याहू अदालतों की ताकत कम करना चाहते हैं। साथ ही वो संसद को ऐसी शक्ति देना चाहते हैं कि अदालतों के फैसले भी पलटे जा सकें। इतना ही नहीं, वो जजों की नियुक्ति में भी दखल चाहते हैं। इसी वजह से लाखों लोग उनके विरोध में इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद बाइडेन ने नेतन्याहू को सलाह दी कि वो ये बिल लाना भूल जाएं। लेकिन नेतन्याहू ने अपने साथी बाइडेन को ही सरेआम जमकर खरी खोटी सुना दी और वही बाइडेन जो ईरान के परमाणु बम के मुद्दे पर नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बाइडेन रोज ताल ठोकते हैं कि ईरान को रोकने के लिए वो इजराइल के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बोल दिया उससे बाइडेन को झटका लगना तय है, क्योंकि नेतन्याहू ने बाइडेन को ही ये नसीहत दे दी कि वो उनके घरेलू मसलों में टांग ना अड़ाएं। नेतन्याहू ने बाइडेन को जवाब देते हुए साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं, फिर चाहे वो उनका सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इस जवाब के बाद बाइडेन के साथ उनकी तल्खी बढ़ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसी वजह से बाइडेन को लेकर नेतन्याहू के बोल बिगड़ गए हैं और वो खुलकर अमेरिका के खिलाफ अपनी बात रखने लगे हैं। हालांकि सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ही नहीं, बल्कि उनके बेटे याइर नेतन्याहू ने भी कुछ रोज पहले अमेरिका पर निशाना साधा था, जब उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट रीट्वीट किए थे जिनमें इजराइल के प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ बताया गया था। उन ट्वीट में ये आरोप लगाए गए थे कि इजराइल के प्रदर्शनकारियों को अमेरिका फंडिंग कर रहा है। और इसी के बाद बाइडेन ने तब नेतन्याहू को पीछे हटने की सलाह दी जब उन्होंने 27 मार्च को बिल टाल देने का ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान के साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि वो अप्रैल में इजरायली संसद के अगले सत्र में न्यायिक सुधार बिल फिर लेकर आएंगे। और अब उन्होंने जिस तरह से बाइडेन पर पलटवार किया, उससे ये साफ हो गया है कि जनता के भारी विरोध के बाद भी वो इस बिल को लागू करके ही दम लेंगे। उधर उत्तर अमेरिका के देश कनाडा में फिर बर्फीला तूफान आ गया और कनाडा के ओंटारियो शहर में कड़ाके की ठंड के बीच भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि वहां तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इस बार की सर्दियों में कनाडा के ओंटारियो शहर में दूसरी बार ऐसा तूफान आया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ सर्दियों का अंत ही नहीं होने वाला। कनाडा के कई शहरों में आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने सैनिकों को पैसों का लालच दे रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक खास तरह का बोनस प्लान तैयार किया, जिसके तहत रूस के सैनिकों को यूक्रेन में आगे बढ़ने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए कई तरह के ऑफर का ऐलान किया गया है, जिसका प्रचार प्रसार भी सरकारी वेबसाइट, लाइब्रेरी और सोशल मीडिया के जरिए जोर शोर से किया जा रहा है। कई जगहों पर तो इसके लिए पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। यानी जंग जीतने के लिए पुतिन अब पैसों को हथियार बना रहे हैं और किसी भी तरह से फौज में सैनिकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान कई बार रूस में सेना में सैनिकों की कमी की खबरें आई थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सैनिकों की कमी दूर करने के लिए पुतिन ने बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में हुई एक बच्ची की मौत के मामले में जांच तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक वहां बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी। जहां बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा था, वहां से पुलिस फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। अपनी गाड़ी में बिठा करके, थाना मोबाइल में बिठा करके CHC पनागर ले जाया गया। आशंका है कि कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ होने की वजह से बच्ची का दम घुटने से मौत हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। उधर अमेरिका के केंटाकी इलाके में अमेरिकी सेना के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। दोनों हेलीकॉप्टर रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे।
उसी दौरान केंटकी के आसमान में दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए और जलते हुए जमीन पर गिर गए। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टरों के मलबे के करीब सैन्य अधिकारी पहुंचे और हादसा क्यों हुआ अब इसकी जांच शुरू हो गई। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को काफी एडवांस माना जाता है, जिसे खास ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया। हवा से दुश्मनों पर प्रहार के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक उड़ान ये भर सकता है। 3600 किलो तक वजन उठाने की क्षमता है। रात के वक्त भी उड़ान भरने की क्षमता है और ये हेलीकॉप्टर कई खास मिलिट्री ऑपरेशन में भी शामिल रहा। इस बीच ईरान में हिजाब न पहनने पर महिलाओं को अब जुर्माना भरना होगा और ईरान की सरकार ने महिलाओं के लिए एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत हिजाब न पहनने पर महिलाओं को 57,000 पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 58 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, नए कानून को तोड़ने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी या ब्लॉगर नए हिजाब नियमों का उल्लंघन करती है तो जुर्माने के अलावा उनके इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। उधर अमेरिकी मीडिया ने यूक्रेन के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया कि रूस के सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान यूक्रेन के लिए काल बन रहे हैं और बताया गया कि वो इस लड़ाकू विमान से यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है, जिनमें ज़ेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस की वायुसेना के जवान सुखोई Su-35 लड़ाकू विमानों से जमीन पर अपने जवानों की मदद कर रहे हैं। दावा है कि इस फाइटर जेट से किए गए हमलों का यूक्रेन तोड़ नहीं निकाल पा रहा। असल में Su-35 मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशन के लिए किया जाता है। रूस ने इसे अपने पुराने Su-27 फाइटर जेट को अपग्रेड कर बनाया है। यही वजह है कि इसके लिए किए गए हमलों को नाकाम करना आसान नहीं होता। दावा है कि जैसे ही यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर हमले करती है, आसमान में तैनात रूस के ये लड़ाकू विमान उसे हवा में ही नाकाम कर पलटवार कर देते हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहा है ताकि किसी भी सूरत में जंग में उसकी सेना कमजोर ना पड़े। लेकिन बताया जा रहा है कि पुतिन से पश्चिमी देश दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते और इसीलिए वो यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की मदद भेजने से पीछे हट रहे हैं। दावा है कि रूस के पास यूक्रेन से 12 गुना ज्यादा फाइटर जेट हैं, जिनकी मदद से वो यूक्रेन पर भीषण हमले करने में जुटा है। लेकिन बताया जा रहा है कि यूक्रेन के पास सुखोई Su-35 लड़ाकू विमानों से बचने के लिए आधुनिक फाइटर जेट नहीं है। हालांकि उसे पोलैंड ने MiG-29 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। लेकिन दावा है कि जिस तरह से रूसी फौज यूक्रेन पर हमले कर रही है, उसे तुरंत आधुनिक फाइटर जेट की जरूरत है। इधर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस 2 लड़कों को पकड़कर चौकी पर लेकर गई। पुलिस के मुताबिक दोनों पार्क में आवारा घूम रहे थे, लेकिन उन्हें छुड़ाने के लिए दर्जनों लोगों की भीड़ पुलिस चौकी तक पहुंच गई और दोनों लड़कों को छोड़ने की मांग करने लगी। लेकिन मना करने पर भीड़ पुलिसकर्मियों के खिलाफ आक्रामक हो गई। पुलिस के जवान लाठी के साथ खड़े थे, लेकिन फिर भी लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। जोरदार धमाकों ने लोगों की नींद उड़ा दी। सीरिया और इजराइल पड़ोसी हैं और इजराइल के पड़ोस में उसके दुश्मन ईरान के लड़ाके सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी सीरिया में उतारा हुआ है। हिजबुल्लाह इजराइल के पड़ोसी लेबनान का चरमपंथी संगठन है और वो भी इजराइल का दुश्मन है। यही बात इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल का मानना है कि ईरान सीरिया के बहाने उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। यही वजह है कि वो सीरिया पर हमले करते रहता है। न्यूज आ रही है रामनवमी के दौरान मचे बवाल पर। कोलकाता के पास हावड़ा में रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा के बीच हंगामा हो गया। इस दौरान जहां यह हंगामा हुआ, वहां पर आगजनी के साथ पथराव भी किया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी। हावड़ा के शिवपुरी इलाके में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा दिए। वहां से गुजरने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दे रही है। और इसके अलावा पुलिस की कई टीमें और गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग करने में जुटी हैं। साथ ही साथ ये देखिए वैन पुलिस की, कोलकाता पुलिस की भी पहुंच चुकी है। हावड़ा पुलिस के साथ ही कोलकाता पुलिस भी मैदान में उतरी है, क्योंकि रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहां के हालात तेजी से बिगड़ने लगे। और बताया जा रहा है कि जब कई हिंदू संगठन मिलकर शिवपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तभी उन पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। इसके बाद तो उस पूरे इलाके में बवाल मच गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इधर उधर भागते दिखे। इस दौरान कई गाड़ियां आग की भीषण लपटों में घिरी नजर आई।
कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस हंगामे की खबर मिलते ही वहां पुलिस के बड़े अधिकारियों समेत कई टीमें पहुंच गई। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह शांत कराने की कोशिश की। वहीं पुलिस के जवान लोगों को वहां से हटाने में जुट गए। इसके बाद हावड़ा के पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में पुलिस ने उस इलाके में मार्च किया ताकि फिर कोई हंगामा न हो। इधर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रामनवमी पर पुलिस की इजाजत न मिलने के बाद भी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने हिस्सा लिया और भक्ति गानों पर जमकर झूमे। शोभा यात्रा के दौरान कोई बवाल न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हुई। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के लिए कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस से इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए शोभा यात्रा निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कार्यक्रम से 2 दिन पहले हमको हमारी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। असल में पिछले साल जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान ही सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इसीलिए पुलिस ने इस बार इसे निकालने की अनुमति नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद हिंदूवादी संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली। उधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 गुटों के बीच झड़प हुई और इस दौरान लोगों ने पत्थरबाजी की और कई गाड़ियों में आग तक लगा दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों की भीड़ दिखी। कई लोगों के चेहरे पर नकाब भी नजर आया। वीडियो में लोग 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखे। पहले तो लोग एक बस और एक जीप को जोर जोर से हिलाकर पलटने की कोशिश करते दिखे। इसके कुछ सेकंड बाद भीड़ दोबारा वीडियो फ्रेम में दिखी और इस बार गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, डंडे से शीशे तोड़े गए और फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। एक बस समेत कई कार और मोटरसाइकिल को जला दिया गया, जिनमें 6 गाड़ी पुलिस की थी तो कई प्राइवेट गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के बाद इस इलाके में सड़कों पर सिर्फ पत्थर और जली हुई गाड़ियां दिखाई दी और उन जली हुई गाड़ियों को क्रेन की मदद से प्रशासन ने सड़क से हटाया। बताया गया कि देर रात 2 गुटों के लोगों में झड़प के बाद माहौल खराब हुआ, जिसने हिंसक रूप ले लिया। लेकिन फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। पूरे इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की गई। सड़कों पर गश्त कर पुलिस ने शांति कायम करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अब हालात पूरी तरह काबू में हैं। जो भी दंगाई थे, जो भी मिसचीफ करने वाले लोग थे, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। और इसके लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपियों की पहचान में जुट गई है। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। मंदिर के भीतर छत धंसने की वजह से बड़ा हादसा हुआ, जो एक कुएं के ऊपर बनी थी, जहां रामनवमी के मौके पर हो रहे हवन में भारी भीड़ मौजूद थी। कुएं की छत अचानक धंस गई और लोग 40 फीट के गहरे कुएं में गिरते चले गए। 25 से 30 लोग थे जो उस पर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, वह सभी लोग नीचे चले गए। कुएं में गिरे लोगों को निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लकड़ी की सीढ़ियां डाली गई, फिर रस्सियों के सहारे 40 फीट गहरे कुएं से लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। जितने लोग कुएं से बाहर निकले, उन्हें फौरन एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। मंदिर के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। अपनों के सुरक्षित बाहर आने के इंतजार में कई लोग भावुक भी दिखे। लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में क्रेन बुलाने की भी मांग की, लेकिन मंदिर में जगह बहुत कम थी। ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ हम ऊपर से ये क्रेन्स डाल नहीं सकते। ऊपर से दोहरी मुसीबत ये थी कि कुएं में 4 से 5 फीट तक पानी जमा था, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम को थोड़ी देर के लिए रोकना भी पड़ा, क्योंकि कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ घंटे तक जनरेटर पंप चलाए गए। और जब पानी निकल गया तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो पाया। रेस्क्यू का काम सावधानी के साथ जारी है, क्योंकि प्रशासन कुएं में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की नजर है। हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और मुख्यमंत्री से पूरी जानकारी ली। लोगों के मुताबिक पहले यह बगीचा था जिसमें कुआं था और फिर नियमों की अनदेखी कर लापरवाही से कुएं को ढककर ऊपर मंदिर का निर्माण कराया गया। जो बावड़ी थी उसके ऊपर अवैध निर्माण करके मंदिर बनाया गया। कुएं के ऊपर कमजोर छत की वजह से यह हादसा हुआ। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जाँच के आदेश दिए हैं। उधर आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में रामनवमी के जश्न के दौरान आग लग गई और बताया गया कि भीषण आग वेणुगोपाल मंदिर में रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में लगी, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का गुबार दिखा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहां की वेणुगोपाल मंदिर में रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे, जो आग लगने के बाद जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखे। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, बांस और कपड़े से बना पंडाल पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस आग में मंदिर का कुछ हिस्सा भी चपेट में आ गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले तो पंडाल के एक हिस्से में आग लगी, जिसे बुझाया नहीं जा सका, जिसके बाद आग ने पूरे पंडाल को चपेट में ले लिया।
इस बीच सीरिया के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने राजधानी दमिश्क में फिर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें सीरिया के 2 सैनिक घायल हो गए। इजराइल हाथ धोकर सीरिया के पीछे पड़ा है और बीते कुछ साल में सीरिया की सरकार के कंट्रोल वाले इलाकों में सैकड़ों हमले कर चुका है। और इस बार भी जब इजराइल ने आधी रात के बाद दमिश्क पर बम बरसाए तो जोरदार धमाकों ने लोगों की नींद उड़ा दी। सीरिया और इजराइल पड़ोसी हैं और इजराइल के पड़ोस में उसके दुश्मन ईरान के लड़ाके सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी सीरिया में उतारा हुआ है। हिजबुल्लाह इजराइल के पड़ोसी लेबनान का चरमपंथी संगठन है और वो भी इजराइल का दुश्मन है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। खूंखार आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वहां एक ही दिन में 2 बार पुलिस वालों को निशाना बनाया, जिसमें 4 पुलिस वालों की जान चली गई। आतंकियों ने यह हमला खैबर पख्तूनख्वा इलाके में बोला। पिछले कुछ महीनों से टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तान की फौज और वहां की पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला कर 4 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी और वहीं एक दूसरी घटना में टीटीपी के आतंकियों ने पुलिस थाने को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान पुलिस के 6 जवान घायल हो गए। टीटीपी के आतंकियों ने पहली घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब पाकिस्तान पुलिस के अधिकारी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक इलाके में सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठे थे। तभी आतंकियों ने उस गाड़ी पर बम फेंक दिया, जिसमें 4 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। इसके बाद आतंकियों ने इसी प्रांत के दूसरे इलाके में पुलिस थाने पर बम से हमला कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने ये दोनों हमला उन इलाकों में किया जो अफगानिस्तान की सीमा से कुछ ही दूर पर मौजूद है। इसके साथ ही इन हमलों से पाकिस्तान के पुलिसकर्मियों में खौफ और बढ़ गया, क्योंकि माना जाता है कि टीटीपी के आतंकियों के निशाने पर पाकिस्तान पुलिस और वहां की सेना है और इसी वजह से इस आतंकी संगठन के लड़ाकों ने पिछले कुछ महीनों में पुलिस और सेना पर ज्यादा हमले किए हैं। जबकि पाकिस्तान पुलिस और वहां की सेना इन हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। इसी साल जनवरी महीने में टीटीपी के आतंकियों ने पेशावर में मौजूद एक मस्जिद पर हमला कर 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उस हमले में ज्यादातर पुलिसकर्मी मारे गए थे। कहा जाता है कि टीटीपी के आतंकियों ने जानबूझकर उस वक्त हमले को अंजाम दिया था जब पुलिस के सैकड़ों जवान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। इसके बाद भी उन्होंने कई पुलिस थानों को निशाना बनाया। यही वजह है कि टीटीपी के खौफ से पुलिस वाले और सेना के अधिकारी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उन इलाकों में अपनी तैनाती से बच रहे हैं जहां टीटीपी का खतरा ज्यादा है। इधर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस 2 लड़कों को पकड़कर चौकी पर लेकर गई। पुलिस के मुताबिक दोनों पार्क में आवारा घूम रहे थे, लेकिन उन्हें छुड़ाने के लिए दर्जनों लोगों की भीड़ पुलिस चौकी तक पहुंच गई और दोनों लड़कों को छोड़ने की मांग करने लगी, लेकिन मना करने पर भीड़ पुलिसकर्मियों के खिलाफ आक्रामक हो गई। पुलिस के जवान लाठी के साथ खड़े थे, लेकिन फिर भी लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इसके बाद तो पुलिस और आम लोगों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। लोग बिना डर के पुलिसकर्मी से हाथापाई करते दिखे। एक पुलिसकर्मी को कई लोग पकड़कर खींचते दिखे। अब पुलिस के खिलाफ हुए इस झगड़े की जाँच की जाएगी। उधर मानहानि के एक और मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन्स भेजे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था और उसी मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें समन्स भेजकर 12 अप्रैल को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको समन किया है कि वो उपस्थित होकर बयान दर्ज कराएं। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। इस बीच ललित मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिसमें ललित मोदी ने लिखा कि वो राहुल गांधी पर यूके की अदालत में केस करेंगे और उम्मीद जताई कि राहुल वहां कुछ पुख्ता सबूतों के साथ आएंगे। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के सरनेम पर टिप्पणी की थी। इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा भी हुई है और वो 30 दिन की बेल पर बाहर हैं। ललित मोदी ने राहुल गांधी के उसी बयान का जिक्र करते हुए ट्वीट किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिना किसी सबूत के बातें करते हैं और बदले की भावना से बयान देते हैं। वहीं राहुल गांधी मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। असल में मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर जर्मनी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, जिस पर दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए जर्मनी सरकार को धन्यवाद दिया, जिससे बीजेपी भड़क गई। पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में आए विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान ट्वीट किया। Rahul Gandhi had an opportunity of rectifying the situation, of expressing regret. He chose not to do so.
उन्होंने ट्वीट में भी ये आरोप लगाया कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए कांग्रेस विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेते हुए राहुल गांधी को घेर लिया और ये साफ किया कि भारत अपने आंतरिक मामले में विदेशी ताकतों का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर कांग्रेस ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर लगे आरोपों का जवाब दिया। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में अमित शाह ने इस बारे में बात करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने उस वक्त की बात की जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे और आरोप लगाया कि उस वक्त की यूपीए सरकार ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया और उन पर प्रधानमंत्री का नाम लेने का दबाव बनाया। मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मुझे अरेस्ट की। 90% सवालों में यही तक कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। अमित शाह के इस आरोप का कांग्रेस ने बिना देर किए जवाब दिया और उनसे सबूत मांगा। गंभीरता से कुछ तो संजीदगी से बातें किया करिए, अगर आपके पास प्रूफ है तो वो लाइए। कांग्रेस लगातार सरकार पर सरकारी एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में यही मुद्दा उठा, जिस पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को घेर लिया। इस बीच 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार को कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। बिहार में जेडीयू और कांग्रेस साथ हैं, लेकिन केंद्र का समीकरण थोड़ा अलग है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पर है कि 2024 का चुनाव विपक्ष उसकी अगुवाई में लड़े, जबकि खबर है कि नीतीश कुछ अलग चाहते हैं। क्योंकि अटकलें लगी कि नीतीश पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। हालांकि वो खुलकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन करीब 7 महीने पहले हुए उनके दिल्ली दौरे ने इन अटकलों को हवा दे दी थी, क्योंकि उन्होंने सोनिया से लेकर केजरीवाल तक से मुलाकात की थी, लेकिन अब तक उनकी विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई है, जिससे नीतीश थोड़ा निराश नजर आए और उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दी। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं, उनके सब लोगों को तो कह दिए। नीतीश और कांग्रेस के रिश्ते में दरार की खबर इसलिए भी उड़ी क्योंकि वो राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे, जिसके लिए उन्होंने दलील दी कि वो कानूनी मामलों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, जबकि इस मामले में ममता बनर्जी और केजरीवाल ने राहुल के समर्थन में बयान दिया। और वो अलग बात है कि किसी ने राहुल का नाम लेकर उनका साथ दिया और किसी ने बिना नाम लिए। लेकिन राहुल की सदस्यता जाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया। चलिए इस सब पर क्या बोलना है। हालांकि नीतीश के राहुल पर बयान नहीं देने के मुद्दे पर कांग्रेस का कोई बयान नहीं आया, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकता के मुद्दे पर उसने जता दिया कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और जेडीयू क्षेत्रीय। रीजनल पार्टीज के जो बड़े लीडर्स हैं उनको भी हम बुला के बात करेंगे और मुझे लगता है कि नीतीश जी को भी जरूर जानकारी मिल गई होगी इसकी। मतलब जेडीयू और कांग्रेस में खटपट हो रही है। वैसे भी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर दोनों में ठन चुकी है और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर दोनों की दरार बढ़ती नजर आ रही है। उधर अमित शाह के विपक्षी एकता पर दिए बयान पर सियासी झगड़ा शुरू हो गया। अमित शाह ने न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में विपक्षी एकता पर सवाल उठाया था, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में है और राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर ज्यादातर विपक्षी पार्टियां साथ खड़ी नजर भी आईं। लेकिन अमित शाह ने न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में विपक्षी एकता पर सवाल उठाया और तंज कस दिया। साथ में आने का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या साथ में आए? जिसके बाद कई विपक्षी पार्टियों ने अमित शाह को जवाब दिया। नीतीश की पार्टी ने ये तक दावा किया कि बिहार के महागठबंधन की तर्ज पर देश में भी महागठबंधन बनेगा। गैर भाजपा दलों का महागठबंधन बने, देश में राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन जैसे ही बात केंद्र की आती है समीकरण बदलते नजर आते हैं, क्योंकि अटकलें लगी कि नीतीश और ममता अलग खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि अब तक इस बात पर मुहर नहीं लगी है कि यूपीए और एनडीए के अलावा तीसरा कोई गठबंधन बनेगा या नहीं। अमित शाह ने 2024 से पहले विपक्ष में चल रही खींचतान की ओर इशारा करते हुए विपक्षी एकता पर उंगली उठाई। इस बीच दही नाम का विरोध होने के बाद एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए निर्देश जारी कर दही के पैकेट पर क्षेत्रीय नामों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एफएसएसएआई के एक निर्देश पर विरोध जताया था, जिसमें ये कहा गया था कि दही के पैकेट पर अंग्रेजी में कर्ड या फिर तमिल भाषा में टाइर लिखने के बजाय हिंदी में दही लिखा जाए। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगाया। हालांकि विवाद बढ़ने पर एफएसएसएआई ने नए निर्देश जारी कर दही के पैकेट पर क्षेत्रीय भाषा में नाम लिखने की मंजूरी दे दी। इधर उत्तर प्रदेश की इटावा में अनीश पाशु नाम के अपराधी की दुकानों को प्रशासन ने ढहा दिया। आरोप है कि उसने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर दुकानों को बनवाया था।
जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उन दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। पुलिस के मुताबिक अनीश पाशु नाम के अपराधी पर हत्या और अवैध कब्जे समेत 47 मुकदमे दर्ज हैं। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यूक्रेन आने का न्योता दिया है। पिछले हफ्ते ही शी जिनपिंग ने रूस का दौरा किया था और वहां उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात की थी। और तब ये भी चर्चा थी कि शी जिनपिंग अपने रूस दौरे पर ज़ेलेंस्की से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और युद्ध के बीच शी जिनपिंग ने सिर्फ अपने दोस्त पुतिन से ही मुलाकात की और ज़ेलेंस्की तब उनका इंतजार ही करते रह गए। लेकिन अभी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने शी जिनपिंग को यूक्रेन आने का न्योता दे दिया। खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की कीव में चीन के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार है। हालांकि शी जिनपिंग ने जंग शुरू होने के बाद से अब तक कभी भी ज़ेलेंस्की से बात नहीं की और न ही चीन कभी सीधे तौर पर जंग के बीच उतरता दिखाई दिया। लेकिन पिछले कुछ वक्त से शी जिनपिंग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो युद्ध खत्म करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि पिछले महीने ही चीन ने यूक्रेन जंग पर एक प्रस्ताव दिया था और प्रस्ताव में चीन ने रूस और यूक्रेन को बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह दी थी और उसने जंग रोकने के लिए 12 पॉइंट का एक प्रस्ताव बनाया था, जिसमें रूस और यूक्रेन को सीजफायर की सलाह दी गई थी और रूस से ये कहा गया था कि यूक्रेन से दुश्मनी छोड़कर वो शांति वार्ता शुरू करे। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते मॉस्को यात्रा के दौरान भी जंग खत्म करने पर शी जिनपिंग ने पुतिन से बात की थी, लेकिन इस दिशा में कुछ होता नहीं दिखा। जबकि चीन के ऐसे प्रयासों पर अमेरिका जरूर भड़क गया, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं है कि चीन रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवाना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने रूस के यूक्रेन पर हमले की भी कभी निंदा नहीं की और न ही उसने रूस पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाए, बल्कि उसका कारोबार रूस के साथ बढ़ गया और इसी बात ने अमेरिका समेत यूरोप के देशों के सामने चीन को एक विलन की तरह खड़ा कर दिया, क्योंकि इनकी सारी कोशिशों के बाद भी पुतिन उनके सामने नहीं झुके और चीन भी हमेशा उसके साथ खड़ा दिखा। इसीलिए अमेरिका ने चीन के 12 पॉइंट वाले प्रस्ताव पर निशाना साधा था। अमेरिका ने ये आशंका जताई थी कि चीन के सीजफायर के सुझाव की मदद से रूस अपनी ताकत ही बढ़ाएगा, जिससे आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ज़ेलेंस्की ने भी इस बात का डर जताया था कि अगर रूस के साथ समझौता हुआ तो वो यूक्रेन की कब्जा की हुई जगहों पर जमकर बैठ जाएगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन के सुझावों पर अमल नहीं हो पाया, लेकिन अब खुद ज़ेलेंस्की शी जिनपिंग को यूक्रेन आने का न्योता दे रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन भी शांति चाहता है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ये तभी संभव है जब रूसी सेना पूरी तरह से यूक्रेन से निकल जाएगी। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हाईवे का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे जा गिरा। हालांकि उस पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद हाईवे को बंद किया गया। इधर दलजीत कलसी से पूछताछ के बाद भगोड़े अमृतपाल सिंह के आईएसआई से जुड़े सारे राज सामने आ गए। चंडीगढ़ का रहने वाला कलसी अमृतपाल के लिए फंड जमा करने का काम करता था, जिसे 18 मार्च को दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के दौरान उसने अमृतपाल और आईएसआई से जुड़े एक एक राज से पर्दा उठा दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भारत के रहने वाले कई सट्टेबाज दुबई में आईएसआई के लिए काम करते हैं, जिनसे दलजीत कलसी जुड़ा था। कलसी ने यह भी बताया कि दुबई में रहने वाले ये सट्टेबाज महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से हैं, जो लंबे वक्त से आईएसआई के कहने पर सट्टेबाजी के जरिए करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, जिसका आधा हिस्सा वो आईएसआई को देते हैं और बाकी का हिस्सा वो खुद रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन सट्टेबाजों ने अपनी काली कमाई को सफेद बनाने के लिए दुबई में कई इवेंट कंपनी भी खोल रखी है, जिनके जरिए ये लोग छोटे कलाकारों से लेकर कई नामी कलाकारों को मोटी फीस का लालच देते हैं और उन्हें शो के नाम पर दुबई बुलाते हैं। यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक भारत के रहने वाले इन सट्टेबाजों के संबंध अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हैं, जो सुरक्षा देने के बदले उनसे मोटा पैसा वसूलते हैं। मतलब सट्टेबाजों के जरिए आईएसआई मोटी कमाई करती है और इसका इस्तेमाल वो खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देने के लिए करती है, ताकि वो भारत के खिलाफ साजिशें रच सकें। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह को भी आईएसआई दुबई के रास्ते ही पैसा भिजवाता था। कुछ रोज पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा किया था कि दलजीत कलसी पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा की कंपनी से जुड़ा था, जिससे कई बार पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए अमृतपाल को पैसे भी भेजे गए थे। मतलब दलजीत कलसी के जरिए अमृतपाल न सिर्फ आईएसआई से जुड़ा था, बल्कि उसके इशारे पर पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। इस बीच अमृतपाल का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें उसने ये कहा कि वो भगोड़ा नहीं है। अपने इस नए वीडियो के जरिए अमृतपाल ने पुलिस को चुनौती भी दी और उसने कहा कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरता। जिन्होंने ये लगता है भी मैं कोई भगौड़ा हो गया तो मैं अपने साथियों को छड्ड गया, छेती ही संसार सामने भी प्रगट होवांगे। और
उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार को रूस में 2 महीने के लिए हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि उन पर रूसी सेना की खुफिया जानकारियां जुटाने का आरोप लगा। अमेरिकी अखबार के पत्रकार को रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब जासूसी के आरोप लगने के बाद उनको 2 महीने के लिए हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच थाईलैंड के नखोन नायोक प्रांत के जंगलों में भीषण आग लग गई और ये आग वहां के खाऊ लेम के पहाड़ों पर लगी, जो इतनी भयानक थी कि उससे ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसकी वजह से रात के वक्त भी पूरे इलाके में रोशनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद वहां ट्रैफिक को रोक दिया गया और लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि पहाड़ों पर लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और करीब 18,000 लीटर पानी का छिड़काव किया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बखमुत में वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के हमलों में भारी नुकसान होने की बात कबूल कर ली है। बखमुत यूक्रेन का वही इलाका है जिस पर कुछ दिनों पहले वैगनर ग्रुप ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन अब उसने भी मान लिया कि उसे बखमुत में तगड़ी चोट पहुंची है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने बखमुत के जिन हिस्सों पर कब्जा किया है, उसे छुड़ाने के लिए यूक्रेन के सैनिक भीषण हमले कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना के हमलों में रूसी फौज को पीछे हटना पड़ गया। असल में बखमुत पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पिछले कई महीने से वैगनर ग्रुप के लड़ाके पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और अपने दावे को सही साबित करने के लिए यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके जवान टैंक से दुश्मन पर गोले बरसाते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर साफ हो गया कि यूक्रेन के सैनिक बखमुत में डटे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके जवानों के भीषण हमलों में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पीछे हटना पड़ गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बखमुत में यूक्रेन के सैनिक लगातार वैगनर ग्रुप पर कहर बरपा रहे हैं। बताया गया कि इस बार वैगनर ग्रुप के मुखिया ने भी ये बात मान ली कि यूक्रेन के हमलों में उनके कई लड़ाकों की जान गई, लेकिन ये वैगनर ग्रुप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो पहले ही लड़ाकों और हथियारों की कमी से जूझ रहा है। उधर यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के जवानों ने ड्रोन की मदद से रूस के आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसका यूक्रेन की ओर से वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आत्मघाती ड्रोन के हमले से रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में धमाका होते देखा गया। जमीन पर टोर मिसाइल लॉन्चर सिस्टम फायरिंग के लिए तैयार था, लेकिन ड्रोन के हमले के बाद वो आग का गोला बन गया, जो हवा में 12 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को तबाह कर सकता है। लेकिन ड्रोन की मदद से ही इस मिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया गया और यूक्रेन ने दावा किया कि वो इस महीने 4 टोर मिसाइल सिस्टम को तबाह कर चुका है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में अर्थी की आड़ में शराब की तस्करी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक शमशान में अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शमशान और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी की और उसी के आड़ में जो है जैसे शराब बनाने का चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और उसे बनाने का सामान बरामद किया। साथ ही इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वो ऊपर उठने की कोशिश करे हजार भले, वो ऊपर उठने की कोशिश करे हजार भले, जमी जमी है रहेगी ये आसमां के तले। 100 बात की एक बात कही दरवेश ने, विरोध करने का साहस भी था न लोगों में, विरोध करने का साहस भी था न लोगों में, न जुल्म भी था उतरता मगर किसी के गले। तो मिलते हैं कल जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त होगा 100 बात की एक बात का।